हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट माइक्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि माइक्रोस्कोपी में जितने भी टाइप्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस के बारे में इन जस्ट 20 पॉइंट्स ओनली। राइट गाइस? यानी कि हम 20 पॉइंट में हम कंप्लीट माइक्रोस्कोपी, उसके टाइप, उसके एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, ये माइक्रोस्कोपिक ये टॉपिक जो है आता है यूनिट टेक्निक्स के अंदर। और टेक्निक यूनिट जो आपको मिलेगी टॉप 4 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि टीआईएफआर, गैडबी, स्वेट पीजी, आईआईटी, इन चारों ही एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा और यूनिट टेक्निक देखने को मिलेगी। ध्यान रखिए, जैसे कि स्वेट पीजी में मल्टीपल स्ट्रीम्स में एग्जाम्स होती हैं, जैसे कि स्वेट पीजी लाइसेंस, उसमें यूनिट नंबर 1 टेक्निक के नाम से है। जैसे कि स्वेट पीजी जूलॉजी, उसमें भी टेक्निक है यूनिट। तो ध्यान रखिए कि टेक्निक यूनिट हर जगह पूछी जा रही है। उसका एक टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, माइक्रोस्कोपी। इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी ध्यान रखिएगा क्योंकि टेक्निक जो होती है, टेक्निक्स के अंदर जनरली ये देखा गया है सभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन आते हैं। मतलब बहुत कम आपको या रेयरली दिखेगा कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पर क्वेश्चन, बट मेनली प्रिंसिपल पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। टेक्निक मेनली आता है क्वेश्चन सिर्फ एप्लीकेशंस पर। क्यों? क्योंकि पीएचडी में ये सब तो करना है, अभी आपने किया नहीं, सिर्फ पढ़ना है कि ये टेक्निक इसमें काम में आती है, तो वही तो एप्लीकेशन है उसकी। राइट? तो हम एप्लीकेशंस भी पढ़ने वाले हैं। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो 20 पॉइंट माइक्रोस्कोपी कंप्लीट आ जाएगी आपको। देखिए सबसे पहले समझते हैं माइक्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी या फिर माइक्रोस्कोप का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम छोटे ऑब्जेक्ट को देख सके। राइट? अब छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे ऑब्जेक्ट हमें हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हम उसका। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, और उसकी मदद से हम उसे देख रहे हैं। तो वही है कि माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई टू द नेकेड आई। ओके, एप्लीकेशन की बात करें, इट इज क्रूशियल फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में क्रूशियल है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी, मटेरियल साइंस में क्रूशियल है, मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है और अदर डिसिप्लिनरी में इसका यूज़ किया जाता है, इसका माइक्रोस्कोपी टेक्निक का। तो आप देखते हो पीएचडी स्टूडेंट, यानी कि रिसर्च में भी देखने को मिलता है आपको, मेडिसिनल रिसर्च में देखने को मिलता है, मटेरियल साइंस में देखने को मिलता है, और कई सारे डिसिप्लिन भी हैं। उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी में बात करूँ तो माइक्रोस्कोपी बिगेन विद द सिंपल लेंसेज। ठीक है, अब क्या होता है ना, माइक्रोस्कोपी में सिंपल एक जगह आप अपना, ठीक है, जो भी स्पेशीज रख रहे हो, ऑब्जेक्ट रख रहे हो, आप उसे बोल सकते हैं, या फिर अपना सैंपल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ठीक है, लेंसेज का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से शो हो सके। जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, उसे अब हम लेंसेज के एडजस्टमेंट की मदद से, यानी कि जिसे कंप्लीट माइक्रोस्कोप बोलेंगे, उसकी मदद से हम इसे देख पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी बिगिन विद द सिंपल लेंसेज इन दी 1600 विथ मेजर कंट्रीब्यूशन बाय एंटवन वैन लीeuwenhoek। ठीक है, इनके मेन कंट्रीब्यूशन के कारण ये हुआ था। और उसके साथ साथ रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक तो आपको याद होंगे, हु ऑब्जर्व्ड सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर है? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल को हम नेकेड आई से नहीं देखते जनरली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेल को देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। ठीक है, तो ऐसे ही इन साइंटिस्ट एंटोनॉन, ठीक है, एंटोनॉन वैन लीeuwenhoek और रॉबर्ट हुक ने इसका यूज़ किया था। इसके साथ इट इज़ रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। राइट? माइक्रोस्कोपिक ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहा जाता है, तो उन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, नेकेड आई की वजह से थोड़ी ना देख पाते। अब जैसे कि मैं अभी स्टूडियो में, ठीक है, इस स्टूडियो में कई सारे बैक्टीरिया, वायरस होंगे, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहे मेरी नेकेड आई से। क्लियर है? तो मतलब मेरी नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे, उसका मतलब मैं जो कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा तब मैं उन्हें देख पाऊंगा। राइट? और हम वो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इट रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इनेबलिंग ब्रेक थ्रू इन दी बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी के टाइप। है ना, ये तो मैंने आपको माइक्रोस्कोपी समझा दिया, माइक्रोस्कोपी के टाइप। लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट, इसका यूज करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है विजिबल लाइट का, जो 400 टू
700 नैनोमीटर वाली जो लाइट होती है ना, उसका यूज़ किया जाता है। तो इसी को ही हम विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट एंड लेंसेज टू मैग्नीफाई दी सैंपल। ठीक है, तो सैंपल को मैग्नीफाई करने के लिए, क्यों मैग्नीफाई कर रहे हैं, ताकि हम उसे देख पाए। और उसमें कौन सी लाइट का यूज कर रहे हैं, विजिबल लाइट का, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पहले उस पर लाइट पड़ना चाहिए, फिर उससे ऑब्जेक्ट से लाइट जब पास होती है तो फिर हमें दिखाई देगी। ठीक है, आपने देखा होगा आप सैंपल को पतले पतले स्लाइस में काटते थे ताकि उससे लाइट, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है लाइट वाला वो नीचे की तरफ होता था प्लेस। आपने अपने लैब में देखा होगा माइक्रोस्कोप, तो जो आपके लाइट वाला है, ठीक है, जब आप बल्ब लगा हुआ है तो लाइट लगी होगी, वो सैंपल पे पड़ती है, वो सैंपल के थ्रू लाइट पास होती है और सीधे किसके ऊपर, लेंसेज के ऊपर जाती है। ठीक है, अब वो लेंसेज का अरेंजमेंट होता है मेजरली, आपने देखा होगा लेंसेज का अरेंजमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और ठीक है, और एक होता है आई लेंस यहाँ पर। ठीक है, तो जस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर आई लेंस, और वहाँ से आप ऐसे करके देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो एप्लीकेशन क्या है लाइट माइक्रोस्कोप की, पहले तो हम विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं इसमें। अब इसकी एप्लीकेशन है सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग लाइव सेल्स, राइट, लाइव सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ टिश्यू, अब ऐसा नहीं है कि हम डेथ सेल को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं करते। ठीक है, सुटेबल फॉर, ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम माइक्रोस्कोपी आपने देखा होगा हम हमेशा उसमें डेड सेल ही देख पाते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को मैं छोड़ दूं तो जनरली जितनी भी माइक्रोस्कोपी है वहाँ पर हम डेड ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, क्योंकि हर जगह स्टेनिंग करनी होती है, और स्टेन किसका करोगे आप, डेड ऑर्गेनिज्म को, राइट। तो बाकी की जैसे कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में आप लाइव सेल्स को देख सकते हो, तो हम वो भी देखेंगे, राइट, ऑब्जर्विंग लाइव सेल्स, तो वो भी लाइट माइक्रोस्कोपी का ही टाइप है, इस वजह से हमने ऐसा बोला गया है लाइट माइक्रोस्कोपी, राइट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या डेड सेल नहीं देख सकते, डेड सेल ज़्यादातर हम डेड सेल ही देखते हैं, पर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम लाइव सेल देखते हैं, राइट। तो सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग लाइव सेल्स एंड टिश्यूज, तो मैंने आपको क्या कहा, जनरली ज़्यादातर माइक्रोस्कोपी में हम डेड देखते हैं, डेड सेल या टिश्यू देखते हैं, बट फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है उसमें हम लाइव सेल्स को देखते हैं। ठीक है, सुनाई दिया, आप ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी का। ठीक है, अब दो मेजर टाइप थे, एक लाइट और एक कंपाउंड। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी में मैंने बोला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस मल्टीपल लेंसेज, इसमें मल्टीपल लेंसेज का यूज़ किया जाता है। जनरली जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस का यूज़ किया जाता है, एक यहाँ पर मल्टीपल लेंसेज का यूज़ किया जा सकता है। और जितने ज़्यादा आप, अप टू अ सर्टेन लिमिट भी है, बट जितने ज़्यादा आप लेंसेज का यूज़ करते हो उतना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर मिलती है आपको इमेज, तो उतने बेटर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। टू अचीव हायर मैग्निफिकेशन, तो हायर मैग्निफिकेशन को अचीव करने के लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं, और रिजोल्यूशन, हायर मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन के लिए कंपेयर टू दी सिंपल माइक्रोस्कोप। एप्लीकेशन क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, आइडियल फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ द सेल, सेल की डिटेल्ड स्टडी करनी है और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल को आपको देखना है इन डिटेल। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है वो देखने के लिए, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, एप्लीकेशन में बता दें। अब अगला आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस मतलब, ठीक है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस शो करेगा, तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेस फ्लोरेसेंट डाई। अब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं फ्लोरेसेंट डाई का, राइट। अब ऐसी डाई के साथ मिक्सिंग करवा दी जो डाई फ्लोरेसेंट करती हो। अब वो फ्लोरेसेंट कैसे कर रही है, उसने सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को, या सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ साथ आप उसको बोल सकते हो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट को उसने, ठीक है, एमिट किया, एब्जॉर्ब करके एमिट किया। तो एमिट कर रही तो आपको क्या दिखाई देगा, अच्छा फ्लोरेसेंस आ रहा है उससे। बट कि वो फ्लोरेसेंस किस वजह से आया था कि आपने जब लाइट दी थी उस, और ठीक है, उस सेल को या उस डाई को, फ्लोरेसेंट डाई को, तो उसने एब्जॉर्ब की थी, और सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट अब वो क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो एमिट कर रही है तो उस समय वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेस फ्लोरेसेंट डाई टू हाईलाइट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल इनेबलिंग हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअलाइजेशन के लिए हम ऐसा करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक डिसीजेस। ठीक है, तो डिसीज को डायग्नोस करने में हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड रिसर्चिंग सेलुलर कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, डीएनए, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी यूजेस लेजर्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप किसका यूज़ कर रहे हो, लेजर का। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में लेजर का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट हाई रिजोल्यूशन 3D इमेज। ठीक है, तो टू क्रिएट हाई रिजोल्यूशन 3D इमेज बनाने के आप लेजर का यूज़ करते हो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में।
ठीक है। तो 3D इमेज ऑफ द स्पेसिमेन मिनिमाइजिंग आउट ऑफ फोकस लाइट, ठीक है, ताकि आउट ऑफ फोकस लाइट को मिनिमाइज कर सके जो मेन है लाइट, क्योंकि यहाँ पर है ना हम डिफरेंट डिफरेंट अपर्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है, बट वो प्रिंसिपल का पार्ट है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में लेज़र का यूज़ किया जाता है ताकि 3D इमेज एक हाई रिजोल्यूशन के साथ बन सके। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस हैं इसेंशियल फॉर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए एंड क्रिएटिंग डिटेल्ड सेलुलर इमेज इन बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो डिटेल्ड सेलुलर इमेज बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोटीन के स्ट्रक्चर उस तरह, ठीक है, तो वो सब भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं देखने को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है? अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि माइक्रोस्कोपी में ज़्यादातर जो सैंपल यूज़ किया जाता है वो डेड सैंपल होता है या डेड स्पेसिमेन होता है। लाइव स्पेसिमेन आपको कहाँ डिटेक्ट कर देखने को मिलेगा? फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में। बाकी जनरली ज़्यादातर आपसे बोला जाए कि माइक्रोस्कोपी का सैंपल डेड होता है लाइव होता है, तो दोनों होते हैं, पर ज़्यादातर क्या होता है तो डेड सैंपल होता है। क्यों? अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखो यहाँ पर सैंपल डेड होगा कि नहीं होगा, इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बौछार की जा रही है एक तरह से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों कर रहे हैं, हम विजिबल लाइट का यूज क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ वहां पर देखी जाए तो वो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ ज्यादा है, राइट, वेवलेंथ ज्यादा है। जितनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना बेटर हमें इमेज देखने, रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है रिजोल्यूशन के बारे में, ठीक है, 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन थीटा। तो 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन थीटा किसका फॉर्मूला? रिजोल्यूशन लिमिट का, राइट। तो लिमिट को कम करने के लिए आप किसको बढ़ाते हो? ठीक है, लिमिट को कम करने के लिए आपको एन साइन थीटा को बढ़ाते हो और किसको कम करते हो? लैम्डा को। तो लैम्डा कम तो लिमिट भी कम, और लिमिट कम तो रिजोल्यूशन बेहतर बनता है, ठीक है। आपको मैंने रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर भी बताया है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है विजिबल लाइट की, राइट। इस वजह से आप क्या करते हो? कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज़ करोगे ताकि इमेज बेहतर रिजोल्यूशन के साथ बन सके। तो बेहतर चाहिए तो आपको इलेक्ट्रॉन बीम का आप यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 नैनोमीटर समथिंग, 1 to 2 नैनोमीटर समथिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेवलेंथ प्रोवाइडिंग मच हायर मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसलिए आप इसका यूज करते हो, क्लियर है। एप्लीकेशन क्या है? वाइडली यूज फॉर स्टडिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए, वायरसेस को, मटेरियल सर्फेसेस को एट दी नैनोमीटर स्केल पर, इतने छोटे साइज में देखने के लिए आप इसका यूज करते हो। अगला आता है टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे हम कहा जाते हैं, कहते हैं टेम। तो टेम पासेस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे थ्रू द थिन स्पेसिमेन। क्यों थिन स्पेसिमेन? क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन इंटरनल इमेज। क्योंकि बात की गई है क्या? ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो एक इमेज होगी, मतलब आपका एक स्पेसिमेन होगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? एक इंटरनल इमेज बनेगी। सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सरफेस की इमेज बनती, ना कि इंटरनल, और यहाँ पर इंटरनल बनती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है? क्रिटिकल फॉर वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी में आप यूज़ करते हैं इसको, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है, और स्टडिंग डिटेल्ड सेलुलर एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगला आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेम जिसे कहा जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो स्कैनिंग से समझ में आता है, सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम स्कैन सा स्पेसिमेन सरफेस, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्कैनिंग एस फॉर स्कैनिंग और एस फॉर सरफेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हम सरफेस को देखते हैं यहाँ पर। तो सेम स्कैन सा स्पेसिमेन सरफेस विथ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग डिटेल्ड 3D लाइक इमेजेस। एप्लीकेशन क्या है? यूज फॉर एनालाइजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स। ये किसको एनालाइज करने के लिए होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स को, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी क्या है, किस टाइप का होता है, सेल का शेप कैसा है, किस टाइप की मॉर्फोलॉजी है पूरी कंप्लीट। तो ऑफ सेल्स, मटेरियल और सरफेसेस इन मटेरियल साइंस की स्टडी करने के लिए हम, मटेरियल साइंस एंड बायोलॉजी की स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सैम का। अगला आता है लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो आपको कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में 3D इमेज बनना पक्की बात है। दिस टेक्निक यूजेस फोकस्ड लेजर बीम, क्योंकि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में अब ये आ गया लेजर स्कैनिंग,
ठीक है। तो लेज़र तो यूज़ होगी टू जनरेट हाई, पहले भी लेज़र यूज़ हो रही थी, पर और ज़्यादा 3D इमेज आपको जनरेट करना और बेहतर तरीके से हाई क्वालिटी वाली या हाई रिजोल्यूशन वाली, तो आप लेज़र स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन है कॉमनली एम्प्लॉयड इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू स्टडी टिश्यूज, आर्किटेक्चर और डायनेमिक सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, डायनेमिक सेलुलर प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए जो थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं, ठीक है, तो वो सब स्टडी करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी में ऑब्वियसली रिजोल्यूशन और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी ओवरकम्स द डिफ्रेक्शन लिमिट ऑफ लाइट अचीविंग नैनोमीटर स्केल रिजोल्यूशन। मतलब कुल मिला के आपको जो लैंग्वेज समझ में नहीं भी आ रही हो तो समझ जाओ कि बस और ज़्यादा रिजोल्यूशन बेहतर करके ये बताता है, तो इसलिए लिखा है सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी, जिससे हमारी इमेज बहुत अच्छे तरीके से बनती है, डिटेल्ड बनती है। एप्लीकेशन क्या है, वाइटल फॉर विजुअलाइजिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि मॉलिक्यूल दो इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और एंड सेलुलर डायनेमिक्स इन एडवांस्ड बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ध्यान रखना, लाइव सैंपल यहाँ पे डिटेक्ट करना है, लाइव स्पेसिमेन डिटेक्ट करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी माइक्रोस्कोपी जिसमें लाइव सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है, तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, बिना बेझिझक होकर डाउट, ठीक है, ध्यान रखना, आंसर दे देना है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इनहांसेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, इन ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन विदाउट स्टेन। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेनिंग का यूज़ किस माइक्रोस्कोपी में नहीं हो रहा है, तो वो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। जब स्टेनिंग नहीं करे तो सैंपल की डेथ भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से बोला है कॉन्ट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट, क्योंकि स्पेसिमेन ट्रांसपेरेंट था, उसको कलरफुल आपने बनाया क्योंकि आपने सर्टेन डाई, सर्टेन स्टेनिंग का यूज़, स्टेन्स का यूज़ किया था, इस वजह से। ठीक है, वैसे ट्रांसपेरेंट सैंपल था, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है, आइडल फॉर ऑब्जर्विंग लाइव सेल। ध्यान रखना, सबसे आइडल कौन सा लाइव सेल को डिटेक्ट करने के लिए, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड डायनेमिक प्रोसेस लाइक सेल डिवीजन इन रियल टाइम। आपको क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर सैंपल को डेथ करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही और सेल डिवाइड करोगे तो लाइव आपको दिख जाएगा इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, क्योंकि यहाँ पर और बेहतर तरीके से कॉन्ट्रास्ट निकल कर उभर कर आता है। अब दो सुना होगा आपने, ब्राइट फील्ड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और सेकंड है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। दोनों को मैं यहीं पे क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में फील्ड जो होता है वो डार्क होता है, वही ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो फील्ड होता है वो ब्राइट होता है। फील्ड का मतलब है जैसे कि ये आपका सेल है, तो सेल के आसपास वाला सरफेस ये ज़्यादा ब्राइट होगा और सेल थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। ये किसमें, ब्राइट फील्ड में, क्योंकि फील्ड क्या है, ब्राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कि ये इमेज है, ये इमेज कुछ इस तरह की बनेगी, किसमें, डार्क फील्ड में। डार्क फील्ड में ये पूरा फील्ड है जो डार्क मिलेगा आपको। ठीक है, फील्ड जो है वो डार्क मिलेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से वो डार्क मिलेगा और ये इस तरीके के ये सेल बन गए। ठीक है, इस तरीके का ये सेल बन गया, तो पूरा फील्ड डार्क है। ठीक है, बट सेल वाली जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस है वो क्या है, वो ब्राइट है, और जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो ब्राइट है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें फील्ड जो है, एरिया जो है वो डार्क दिखाई दे, और जो मेन जिस चीज़ को देखने चाह रहे हैं वो क्या दिखाई दे, ब्राइट दिखाई दे, तो वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, क्योंकि फील्ड के बेसिस पे हम देखते हैं। और ऐसे ही फील्ड यदि ब्राइट दिखाई दे और इमेज डार्क, तो आप उसे बोलोगे, ठीक है, डार्क फील्ड, मतलब यदि इमेज डार्क दिखाई दे और फील्ड ब्राइट तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, इमेज में ही यदि फील्ड डार्क दिखाई दे तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब समझो दोनों में बस यही है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इनहेंसेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अनस्टेन्ड सैंपल यूजिंग स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट का हम यूज़ करते हैं, क्यों स्कैटर्ड लाइट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं ना, हम ऑब्लिक मैनर में लाइट, ठीक है, लाइट देते हैं ऑब्लिक मैनर में, राइट। तो लाइट सोर्स का यूज़ हम ऑब्लिक मैनर में करते हैं, इस तरीके से सैंपल हमारा यहाँ बीच में रखेगा और हम ऑब्लिक मैनर में लाइट देंगे। तो ये ऑब्लिक मैनर में जब लाइट देते हैं तो ये लाइट चारों तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट जब इस सैंपल से, ये लाइट बल्ब है, मान लीजिए ये लाइट बल्ब है, ठीक है, ये लाइट बल्ब है, तो जब सैंपल से लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इससे भी इधर जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो इससे लाइट जब इस वाले सैंपल ऐसे इससे यहाँ पर जाएगी तो ये हमारे सैंपल से टकराएगी, और सैंपल से टकराने के बाद ये लाइट कुछ इस तरीके से सीधी की सीधी लेंसेज में चली जाएगी। ठीक है, और बाकी ये लाइट हो गई आपकी स्कैटर्ड लाइट, और बाकी ये लाइट सैंपल से टकरा ही नहीं रही, तो ये कहीं नहीं, ये यहाँ से निकल जाएगी। ये लाइट यदि यहाँ से इस तरीके से आ रही तो ये यहाँ से निकल जाएगी, बट आपके उसमें नहीं दिखाई देगी। तो ये फालतू की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देने, ठीक है, मेन चीज़ आपको दिखाई देगी बस। ठीक है, वर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखो, कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल सैंपल विदाउट स्टेनिंग। ठीक है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना यहाँ पर डेड सैंपल भी हम चेक कर सकते हैं,
तो आप डेथ करना चाहो तो डेथ सैंपल भी, ज़्यादातर जनरली डेथ को ही होता है क्योंकि यहाँ पर स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग भी की जाती है, बट नहीं भी करवानी है तो ठीक है। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट डिग जिसे बोला जाता है माइक्रोस्कोपी में, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूजेस पोलराइज्ड लाइट टू क्रिएट हाई कॉन्ट्रास्ट, पोलराइज्ड लाइट का यूज किया जाता है टू क्रिएट हाई कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। एप्लीकेशन है यूज फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ द लाइव सेल्स, राइट, तो लाइव सेल की फाइन डिटेल को करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है एक्सरे माइक्रोस्कोपी। एक्सरे माइक्रोस्कोपी यूजेस, अब एक्सरे माइक्रोस्कोपी क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं टू इमेज डेंस मटेरियल विथ हाई रिजोल्यूशन। ऑब्वियसली हाई रिजोल्यूशन की इमेज आपको, क्योंकि एक्सरे की जो है लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है, जो विजिबल लाइट के कंपैरिजन में हम वेवलेंथ की बात करें तो ये कम होगी, या फिर ठीक है देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मतलब बस मेरा ये कहने का मतलब है वेवलेंथ जितनी कम दोगे उतनी बेहतर इमेज बनती है, क्योंकि रिजोल्यूशन में आपने देखा रिजोल्यूशन लिमिट को कम करना पड़ता है, तब रिजोल्यूशन यदि बढ़ाना है तो, और लिमिट को कम करने के लिए लैम्डा को भी कम करना होगा, ठीक है। बाकी आप ध्यान इतना ही देना है, एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन क्या है, एम्प्लॉयड इन स्टडिंग सेल्यूलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज इन बोथ बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंसेज। अगला आता है लाइट शीट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, LSFM, इसका भी यूज किया जाता है। LSFM इल्यूमिनेट्स स्पेसिमेंस विद अ थिन शीट ऑफ लाइट रिड्यूसिंग फोटो डैमेज, ठीक है, रिड्यूसिंग जो लाइट की वजह से डैमेज होता है उसको रिड्यूस करता है, एंड जनरेटिंग 3D इमेज, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन आइडियल फॉर इमेजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग पीरियड इन डेवलपमेंट एंड सिस्टम बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी इन मेडिसिन, ठीक है, माइक्रोस्कोपी मेडिसिन में किस तरीके से, तो माइक्रोस्कोपी इज वाइटल फॉर डायग्नोसिंग डिसीजेस, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का हम डिसीज को डायग्नोस करने में भी बहुत मदद लेते हैं, ठीक है, बाय एनालाइजिंग, जैसे कि ब्लड सेल को एनालाइज करके, पैरासाइट्स को देखकर, या फिर बैक्टीरिया को। एप्लीकेशन किस में आता है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर एसेंशियल इन पैथोलॉजी एंड वायरोलॉजी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द डिसीजेस में हेल्प करता है। और बताऊं मटेरियल साइंस में माइक्रोस्कोपी का यूज़, मटेरियल साइंस का तो आपसे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी होता है यूज़। तो इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप एनालाइजेस मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, एनालाइज मेटल्स को एनालाइज करते हैं, सेरामिक्स को एनालाइज करते हैं, और पॉलीमर्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। एप्लीकेशन दे ड्राइव इनोवेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मटेरियल डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसर्च में माइक्रोस्कोपी का यूज़ हमने देख लिया, कितने सारी चीज़ों में हमने देखा। तो एडवांस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक सच एज फ्लोरेसेंस एंड सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी रिवील्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है, तो ये हमें सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में रिवील करने में हेल्प किया, कौन कौन ने, माइक्रोस्कोपी टेक्निक है एडवांस में और सुपर रिजोल्यूशन ने। एप्लीकेशन क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस समझने में हमें हेल्प करता है, डिजीज के मैकेनिज्म और सेलुलर इंट्रैक्शंस में भी। इसी के साथ साथ फ्यूचर ऑफ माइक्रोस्कोपी क्या है, तो फ्यूचर एडवांसमेंट इंटीग्रेट सुपर रिजोल्यूशन टेक्निक्स जैसे कि AI टू ऑटोमेट द इमेजिंग एंड अचीव मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एप्लीकेशन क्या है, दिस इनोवेशन एक्सेलरेट डिस्कवरीज इन बायोलॉजी, मेडिसिन एंड मटेरियल साइंसेज, राइट। तो ये कुछ लास्ट का था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वही इसी के साथ साथ यदि आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, IFS की तरफ से रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स जो है प्लांट साइंसेस, ठीक है, यानी कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के लिए अवेलेबल है। फ्लैट 30% ऑफ भी, यूज दी कूपन कोड IFS30। फॉर मोर अपडेट विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com। इसी के साथ साथ यदि आप किसी भी MSc एंट्रेंस या PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर उनके बारे में पता करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, PYQ को डाउनलोड करना, तो ऐसे सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है IFS के ऐप पर, राइट, या फिर विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com। इसी के साथ साथ वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखा है, आप एक बार यूटिलाइज करके तो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय।